चरागों सी तासीर रखिए साहब, चरागों सी तासीर रखिए साहब, सोचिए मत कि घर किसका रोशन हुआ, सोचिए मत कि घर किसका रोशन हुआ। आओ सफ़र की बातें करें, आओ सफ़र की बातें करें, मंजिलों में रखा क्या है, मंजिलों में रखा क्या है। नमस्कार, मैं हूँ डिम्पल सानन और एक बार फिर हाजिर हूँ आपका अपना कार्यक्रम साहित्य यात्रा लेकर। दोस्तों, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो धूप की बातें करते हैं, उजालों से दोस्ती कर लेते हैं और लहरों के पास बैठ सपनों की भूमिका बांधते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार की जिनकी कलम पाठकों के दिलों पर राज करती है, जिनका दुनिया को देखने का एक अलग ही नज़रिया है। उनकी कलम, उनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वरिष्ठ साहित्यकार गुरदीप खुराना जी की। साहित्य यात्रा की आज की इस कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार गुरदीप खुराना जी, जो न सिर्फ एक कवि हैं बल्कि एक कहानीकार, कथाकार और उपन्यासकार भी हैं। खुराना जी का जन्म सन 1939 में क्वेटा बलूचिस्तान में हुआ था। स्कूल के दिनों से ही उन्हें लिखने का शौक था। हालांकि पहले वो इंग्लिश में लिखा करते थे, फिर उन्हें हिंदी से ऐसी मोहब्बत हुई कि वो मोहब्बत आज तक कायम है। हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित साहित्यकार खुराना जी की अब तक 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। साहित्यकार के साथ साथ वो एक जिंदा दिल कलाकार भी हैं। हदे शहर से निकली तो गांव-गांव चली, हदे शहर से निकली तो गांव-गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव-पाँव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव-पाँव चली। सफ़र जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, सफ़र जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव-छाँव चली, वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव-छाँव चली। खुराना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम साहित्य यात्रा में। खुराना साहब, 1939 की पैदाइश और साहित्य के क्षेत्र में लगभग 60 साल से अधिक, या फिर यूँ कहें कि हाफ सेंचुरी कंप्लीट। मैं जानना चाहूँगी, इतने लंबे सफ़र, इतनी लंबी पारी का आगाज़ आखिर किस प्रकार हुआ? 10-12 साल का था तभी छोटी छोटी कहानियाँ, थोड़े छोटे छोटे चुटकुले टाइप की कहानियाँ तो इस तरह से बनानी शुरू कर दी। फिर वो कॉलेज के दिनों का जब दौर आया, तब तक उन दिनों बड़ा वो चलन था, लोग शेर व शायरी बड़ी चलती थी, तो उस तरह से भी मन हुआ कि मैं भी कुछ ऐसे शेर व शायरी करूं। उस तरह से करना शुरू किया। फिर लगा ये तो बंधन है, नहीं अपने तरीके से कुछ अलग तरह से लिखा जाए, वो कविता हो या ना हो, अपने तरीके से लिखना है। तो वो कुछ लिखा, वो लोगों को पसंद आया, तो मेरी इस तरह से कविता लिखना शुरू हुआ। फिर बीच बीच में कहानियाँ भी लिखनी चलती रहीं। कहानियाँ रफ़ कापियों में लिखता रहा, फाड़ता रहा, चलता रहा। ऐसे धीरे धीरे करके ये यात्रा शुरू हो गई लिखने की। साथ साथ मेरा ज़्यादा रुझान पेंटिंग की तरफ था, तो उस तरफ भी दिमाग लगा रहता था। बाकी पढ़ाई मेरी साइंस की आगे जाके हुई, तो पढ़ाई के लिहाज से तो मैं साहित्य से भी अलग था और चित्रकला से भी अलग था। सर, मैं जानना चाहूँगी, आपने अपनी पहली कविता कब लिखी और उस कविता का पहला पाठक कौन था? कौन था जिसे ये सुअवसर प्राप्त हुआ? अब ये याद करना तो बड़ा मुश्किल है कि पहली कविता कब लिखी, क्या हुआ, लेकिन पहली कविता कब छपी वो बता सकता हूँ। वो हमारी जब शादी हो चुकी जी, तो उसके बाद, क्योंकि हमारी शादी अपनी मर्ज़ी से हुई थी और हमारी शादी के पीछे भी ये एक बहुत बड़ी बात थी कि हमारी दोस्ती साहित्य के आधार पे थी। वो भी लिखती थी, मैं भी लिखता था, तो हम दोनों की एक एक कविता उन्होंने किसी पत्रिका में, लोग साहित्य स्थानीय पत्रिका में छापी
वो सामने सामने आमने सामने दोनों की कविता, एक तरफ मेरी कविता एक तरफ उनकी कविता। तो ये शुरुआत थी। ये सन 64 में हुई, सन 63 में शादी हुई और शादी के 1 साल बाद, शादी के अगले साल कह लीजिए। शादी तो हमारी साल के आखिर में हुई थी सन 63 के। और दोनों 29 की दिसंबर को। रचना एक साथ छपी। आओ तभी उन्हीं दिनों कहीं पर वो उन्होंने पहली कविता ऐसे छापी, फिर दोबारा एक एक कविता लेके छापी, फिर आगे वो आगे के छपने की कहानी और भी वो है, दिलचस्प है कि यहाँ एक कवि हुआ करते थे, अवधेश कुमार का भी नाम था उनका, बड़े बहुत अच्छे कवि थे। वो तब छोटे थे, उन्होंने अपनी एक कॉलेज के दिनों में एक हस्तलिखित पत्रिका शुरू की थी। मैं अपने एक फ्रेंड यहाँ थे देहरादून, उनको चिट्ठी लिखता था, तो चिट्ठी में कुछ नया जो लिखा होता है वो भी लिख देता था। जो भी आपकी नई रचना होती थी, कोई नई रचना ऐसे जो लाइनें ऐसे लिखी, भेंट स्वरूप। बहुत सोच के नहीं लिखता था कि मुझे कवि बनना है, कविता लिख रहा हूँ, वो छप जाएगी कि नहीं छपेगी। तो मैंने वो पंक्तियाँ कुछ लिखी, वो भेजी उसे, तो अवधेश ने कहीं, अवधेश को उन्होंने पढ़ाई जी। तो अवधेश की मेरे पास चिट्ठी आई वहाँ कि आपकी मैंने वो कविता वो है, हम अपनी पत्रिका में छापना चाहते हैं। फिर अवधेश की एक और ऐसी कविता के बारे में चिट्ठी आई कि वो भी हम छापना चाहते हैं। फिर देहरादून आए तो फिर वो तब तक कई सारी कविताएं ऐसी लिखी गई थी, लोगों ने काफी पसंद किया आपकी हाँ, लेखनी को। तभी वो उन्होंने छापी। फिर उसके बाद उनके ही ज़िद पे जो मेरी लिखी हुई कविताएं थीं, उनको सन 83 में उन्होंने कहा सब इकट्ठी करके मुझे दो। मैं फिर वो किताब की शक्ल में वो दिल्ली से आई, वो आपका पहला कविता संग्रह। प्रकाशन, उस पर बड़े अच्छे वो हमें मिली, जो आलोचना मिली बड़ी अच्छी मिली, जो समीक्षा कहना चाहिए। जी सर, आपने अभी जिक्र किया कि आपकी धर्मपत्नी आपकी जीवन संगिनी भी लेखिका हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आप खुद को कितना खुशकिस्मत मानते हैं। उनका साथ तो मेरी खुशकिस्मती ही है हर लिहाज से। जरूर, बेशक। हाँ, केवल साहित्य को लेकर ही नहीं, हर लिहाज से ही खुशकिस्मती है कि शायद उनके साथ की वजह से ही मैं साहित्य में आ गया, ये भी कहूँगा। सर, आपने अभी जिक्र किया कि आपने कभी सोचा नहीं था कि आपको लेखक बनना है, कवि बनना है, फिर भी आज इस मुकाम पर हैं आज। मैं शुरू से ही कुछ जैसे सृजनशीलता की तरफ से क्रिएटिव कुछ करते रहने में ही दिलचस्पी थी मुझे जी। मेरी साहित्य से ज़्यादा मुझे ये था कि अगर मैं कहीं कोई अच्छा भौतिक शास्त्री बन जाऊँ, कोई अच्छी चीज़ ईजाद कर सकूँ तो मुझे बहुत खुशी होती, पर वो मेरे बस का नहीं था, वो नहीं मैं उस लाइन में पहुँच पाया उस तरह से। आपने कविताएं भी लिखी हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, कथाएं भी लिखी हैं। यदि व्यक्तिगत तौर पर पूछा जाए, इनमें से आपका पसंदीदा क्या है? आप क्या लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए, मैंने आपसे जिक्र किया कि ये सब अपनी अभिव्यक्ति के अलग अलग तरीके हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कविता में ही कह सकते हैं, उनके लिए उपयुक्त माध्यम कविता ही है, उसमें कहानी में वो बात नहीं आ सकती, क्योंकि कविता एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप शब्दों के संकेतों से बात को कहते हैं। बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। कई बार 4 शब्दों में ऐसे मुहावरे हमारे यहाँ हैं जिनको कविता वैसे नहीं लोग कहते, पर वो अपने आप में बहुत बड़ी बात 4 शब्दों में कह देते हैं जी। तो कविता का अपना दायरा है। कहानी अपनी तरह से लिखी जाती, कहानी एक दिशा में एक बात को सोचते हैं, उसको कहानी की तरह कह सकते हैं। उपन्यास एक बहुत बड़ा एक लेखन की एक पूरा शहर आबाद करने की जैसी चीज़ होती है। पूरा आपको पूरी बात कहनी है, उसके लिए अलग है। कई बार आपके दिमाग में फ्लैश आता है, एक कविता की तरह बात आती है, वो बात आप कविता में कहेंगे। जो बात कहानी के लायक होगी वो कहानी में ही कही जा सकेगी जी, कविता में नहीं हाँ, कही जा ये सकती। नहीं कह सकते कि वो ये कोई पसंद की बात है, कि वो मजबूरी है कि जब आपको कोई विषय ऐसा लगता है कि ये
मैं कविता में नहीं कह पाऊँगा, ना कहानी में कह पाऊँगा, तो इसके लिए उपन्यास ही लिखना पड़ेगा। तो आप उपन्यास लिखेंगे। मुझे बशीर बद्र साहब का एक शेर याद आ रहा है कि नहीं है मुकद्दर में रोशनी ना सही, नहीं है मुकद्दर में रोशनी ना सही, ये खिड़की खोलो ज़रा सुबह की हवा ही लगे। बहुत अच्छी बात। 2014 में आपका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ था, रोशनी में छिपे अंधेरे। आप उसके बारे में कुछ बताइए। रोशनी में छिपे अंधेरे एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसको मैंने उसमें लिया है। एक तो हमारे यहाँ जातिवाद और धर्म को लेके बहुत परेशानियां हैं। मैं गुजरात में रहा तो गुजरात में जो चीज़ें मैंने देखी, जो जिस तरह की लाइफ देखी, जिस तरह से मुझे जिन लोगों से पाला पड़ा, जो मेरे वहाँ के संबंध थे, उनसे मुझे ये लगा कि इन सब बातों को रोशनी में आना चाहिए। तो वो ऐसी बातें हैं जो कि देखने में तो लगता था बड़ा अच्छा है, लेकिन जब उनके अंदर की जो बातें देखते थे तो उसमें वो हमें नकारात्मक पहलू मिलते थे जी। तो वो उस विषय को उस विषय में रोशनी में छिपे अंधेरे आपने लिखा। ये किताब घर से छपा था जी। सर, मैं जानना चाहूँगी, जब आपने लिखना प्रारंभ किया तो कौन कौन से वे साहित्यकार थे, लेखक थे जिनसे आपने को प्रेरणा मिली? देखिए, साहित्यकारों की तो संख्या गिनना बड़ा मुश्किल है। नाम याद करें कितने, कौन कहना चाहिए कि जिन को पढ़ा था सभी का असर तो थोड़ा बहुत रहता है दिमाग पे, लेकिन जिनकी सोच ने मुझे प्रभावित किया उनमें सबसे पहले नाम आता है कबीर का। कबीर ने मुझे बहुत प्रभावित किया। फिर खलील जिब्रान ने बहुत प्रभावित किया। खलील जिब्रान के बाद मुझे ये ब्रिटन रसल ने बहुत प्रभावित किया, इंग्लिश राइटर। हाँ, तो इन लोगों से मैं बहुत प्रभावित हुआ। मेरी सोच का जो फ्रेम है उसे बनाने में इन लोगों का बहुत नज़रिया बनता गया। हाँ, और जहाँ तक मेरी नई जो स्वतंत्र कविता जो बाद में मैंने लिखनी शुरू की अपने तरीके से, उसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिली डैक हैमरशोल्ड की एक किताब थी। डैक हैमरशोल्ड थे ना, सेक्रेटरी जनरल यूएनओ के, उनकी एक किताब थी मार्किंग्स। हाँ, वो मैंने पढ़ी तो उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मुझे लगा कि मैं सही दिशा में लिख रहा हूँ। सर, आपने मार्किंग्स पढ़ी है, आपने कई इंग्लिश राइटर्स को पढ़ा है, तो यकीनन अगर आप उन्हें पढ़ते हैं तो आप इंग्लिश में लिखते भी होंगे। क्या आपने इंग्लिश में भी कभी लिखा है? लिखना तो इंग्लिश में शुरू किया था, पर वो इंग्लिश में स्कूल डेज से लिखना शुरू कर दिया था। फिर कॉलेज में लिखा इंग्लिश में, कहानी एक आध बार लिखी। बाद में उन कहानियों को हिंदी में ही ट्रांसलेट, क्योंकि मुझे लगा वो मज़ा नहीं आ रहा। जो मैंने कविता हिंदी में लिखी पहले शुरू में, तो जो हिंदी में लिखी वो मुझे लगा कि मुझे तसल्ली हुई अंदर से। दरअसल हमारी सोचने की भाषा तो ज़्यादा हिंदी होती है, तो फिर वो मैंने बल्कि जो पहले अंग्रेज़ी का था उसे भी फिर हिंदी में ट्रांसलेशन किया। सर, आपने हिंदी में लिखना शुरू किया, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। आप अंग्रेजी में भी रुचि रखते हैं, हिंदी में भी रुचि रखते हैं। क्या साहित्य के अलावा आप किसी और चीज़ में भी रुचि रखते हैं? मैंने बताया, मैं चित्रकला में हूँ। वो शास्त्रीय संगीत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद जी। हालांकि मैं सीख तो ज़्यादा नहीं पाया, लेकिन उसमें रुचि बहुत ज़्यादा है जी। और बल्कि मेरे अच्छे संगीतकारों के साथ भी अच्छा संपर्क रहा है मेरी रुचि की वजह से जी। किसी ज़माने में इतना हमारे लिए वो अच्छे साहित्यकार, वो अच्छे जो संगीत के वो थे, गायक हुआ करते थे। गायक और वो संगीतकार दूसरे, वो हम एक जगह पोस्टेड थे, वहाँ वो प्रोग्राम देने आते थे। हमारा छोटा सा ग्रुप था फ्रेंड्स का, वो अक्सर हमारे घर पे या किसी और के घर पे प्रोग्राम करते थे, और बड़े बड़े आर्टिस्ट आते थे उसमें जो आके प्रोग्राम देते थे अपने, और नाम मात्र को हम उन्हें खाली किराए के लायक भी पैसा नहीं देते थे। कहीं तो अपनी एक बार वो ब्रिजभूषण काबरा आए प्रोग्राम देने के लिए, तो वो प्रोग्राम देने तो अहमदाबाद से महसाना हमारे पास आए, और उनके 2 कारें सुबह से पहले वो आके वहाँ चेक करके गई कहाँ कैसे कैसे बैठेंगे लोग, क्या होगा, क्योंकि बहुत बड़े आर्टिस्ट, पूरा अरेंजमेंट। फिर वो बाद में वो आए भी,
और देने के लिए हमारे पास कुछ भी, हम तो चंदा इकट्ठा करते थे उन दिनों। 10 रुपये बड़ी चीज़ होती, 10-10 रुपये चंदा इकट्ठा किया तो हमने उन्हें 30 रुपये दे दिए, ना 300 रुपये दे दिए। तो इसी से बड़े खुश हुए, कहने लगे ये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, ये भी मेरे चंदे में ही चल जाएंगे, पर मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग इतने अच्छी तरह संगीत को सुनते हैं, वरना गुजरात में लोग संगीत को इससे सुनते नहीं हैं। सर, मैंने ज़्यादा ये पाया है कि आप प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं। आप धूप पर लिखते हैं, उजालों पर लिखते हैं, लहरों पर लिखते हैं, अंधेरों पर लिखते हैं। तो प्रकृति से इस लगाव की कोई ख़ास वजह? मैंने सोचा नहीं इस बारे में, लेकिन मुझे लगता यह है कि क्योंकि प्रकृति के नज़दीक ही रहे, हमेशा प्रकृति के साथ ही जुड़े रहते हैं, तो एक लगाव तो शुरू से ही होता है। जैसे पैदा हुए जहाँ, वहाँ भी घर में बतेरे बाग बगीचे अपने थे, प्रकृति के ही बच्चे हैं। बाद में भी जहाँ रहे तो ऐसा रहा, तो कुछ थोड़ा बहुत होता है उसका। प्रकृति के अलावा और किन किन विषयों पर आप लिखना पसंद करते हैं? मैं विशेष रूप से जो हमारे जो समाज में जिस तरह के वो हैं विषमताएं हैं, हमारी सोच में जो विषमताएं हैं, और उन सब को लेके किस तरह की ग्रंथियाँ, किस तरह की कम्प्लेक्सेस हमारे तौर तरीक़ों से डेवलप होते हैं, किस तरह की। आप कभी बाहर की कई कहानियाँ पढ़िए तो लगता है कि वो कहानियाँ हमारी कहानियों की तरह सपाट नहीं है, उनमें दर्शाया बहुत गया मोटिवेशन है, होता हाँ, है कि एक बात पढ़ते हैं उसके बीच में कितनी परतें खुलती चली जाती है, तो एंड तक सस्पेंस में ही चलती है। हाँ, वो बहुत कुछ कहा जाता है, एक बात को के पीछे कितनी बातें कही जाती हैं। आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि बाहर की कहानियाँ इतनी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशन परत दर परत है? नहीं, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि यहाँ की कम है, लेकिन बाहर बहुत बड़ी दुनिया और भी है ना। हम यहाँ क्या है कि एक ट्रेडिशन से बंध जाते हैं, सोच को भी बांध लेते हैं। हाँ, जनवादी कहानी तो जनवादी कहानी, पुरानी कहानी है तो वो छायावादी सोच है तो छायावादी सोच है, ये वादी सोच है। तो हम बाहर के लेखक खुल के लिखने वाले भी हैं, वो सत्ता के साथ भी लड़ते हैं, समाज के साथ भी लड़ते हैं, रूढ़ियों के साथ भी लड़ते हैं, सब तरह से करते हैं, और उनके तरीके नए से नए हैं अपनी बात को दूसरों तक प्रभावी बनाने के लिए नया प्रयोग करते रहते हैं। जी, हमारे यहाँ भी पीछे अभी देखिए एक ये आधारशिला का एक मराठी विशेषांक आया था जी। उसमें जो मराठी कहानियाँ मैंने नई पढ़ी, नई मीन्स मेरे लिए नई थी, वो हो सकता है कुछ उसमें बहुत पुरानी हो, कुछ हो, वो ऐसी ही कहानियाँ थी, उनमें भी एक एक बात के पीछे कई परतें खुलती जाती हैं, बात कहाँ से कहाँ जाती है अंदर। सर, आप 1964 के कवि हैं। मैं जानना चाहूँगी कि 1964 के कवियों में और 2021 के कवियों में आप क्या बड़ा अंतर देखते हैं? कविता तो कविता रहती है जी, उसमें बहुत पुरानी 1964 क्या, अगर 1864 की भी देखें, उससे पहले भी देखें, कई कविताएं तो बहुत आगे की लिखी गई हैं। लेखनी में अंतर हो जाता है, लेखनी में अंतर हो जाता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हर एक का अपना अपना तरीका है। अब गालिब तो इतने 100 साल 150 साल पुराने हो गए, लेकिन गालिब की बातें आज भी प्रासंगिक ही नहीं, आज से भी आगे की बातें हैं। तो ये तो वो है। और टेनिसन को देखिए, टेनिसन की कविताएं कहाँ कहाँ जाती हैं, कितनी अभी तक भी वो मॉडर्न कविताओं में गिनी जा सकती हैं। तो ये कुछ आप इस अंतर को सकारात्मक रूप से ही लेते हैं? सकारात्मक रूप से अंतर आता है और आना भी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि वो इवॉल्व तो होती हैं चीज़ें, धीरे धीरे वो क्रमिक विकास जिसे कहेंगे, हिंदी में कह देते हैं, लेकिन जो मतलब इवॉल्व तो होती है चीज़ें। जो बात तब थी उससे आज कहीं ज़्यादा अच्छी सोच है जी, नई इनोवेशन आइडियाज़ है, नई डायमेंशंस खुलती जाती हैं जी। तो वो तो फ़र्क पड़ता ही है। सर, यूँ तो ये चंद लम्हे काफ़ी नहीं है इस साहित्य यात्रा के जिक्र के लिए। मैं अंत में आपसे ये जानना चाहूँगी, आज की जो युवा नस्ल है, जो युवा पीढ़ी है, जो लिख रही है, उसे आप क्या सुझाव, क्या सलाह, क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, मेरा एक पहला मशवरा तो यही है कि यही बहुत अच्छा है कि वो लिख रहे हैं, लिखते रहें, लेकिन
लिखें वही जो उन्हें लगता है कि मैं कुछ नया लिख रहा हूँ, कोई नई चीज़ दे रहा हूँ दूसरों को। इसलिए ना लिखें कि मैं लेखक बन रहा हूँ इसलिए मुझे 5 चीज़ें नहीं 6 चीज़ें कर दूँ, 6 हैं तो 7 कर दूँ। अगर मेरे पास 5 उपन्यास हैं तो मैं इसी तरह 10 भी लिख सकता हूँ, मैं 10 कर दूँ। उसने 11 लिखे हैं तो मैं 15 कर लूँ। होड़ में नहीं रहना है। इस दौड़ में नहीं जाने की ज़रूरत, ना इस होड़ में पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन ये है कि जब आपके अंदर से कोई चीज़ उठती है उसे ज़रूर लिखें, पर साथ ही साथ ये सोचें कि जो बात लिखी है वो दिल से निकले और दिल तक पहुँचे। बहुत खूब, है ना? यही मकसद होना भी चाहिए। जो दिल से निकलनी चाहिए और दिल तक पहुँचनी चाहिए, और बात जेन्युइन होनी चाहिए। जिन बातों की संस्कृति करते हैं वो बातें आपके अपने संस्कार में भी होनी चाहिए। बिल्कुल। आप दूसरों को तो उपदेश दे रहे हैं कि, या दूसरी कहानी में तो ये कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए, और अपने कृत्यों में आप बिल्कुल फ़र्क हैं, वो गलत है। पहले अपने को जो जैसा बनाना चाहते हैं समाज को, पहले अपने को वैसा बनाएं, खुद को फिर आप उस बारे में लिखेंगे और फिर दिल से लिखेंगे तो शायद पहुंचेगी दूसरों तक। बिल्कुल, यकीनन, और फिर बिना प्रयास के पहुंचेगी। हाँ, जैसे कि आप बिना प्रयास के आज इतने महान कवि हैं, इतने महान लेखक भी हैं। नहीं, महान इन चीज़ों के साथ जोड़ने की बात नहीं है। ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति जो बहुत कम जिसे जानते हैं लोग, वो बहुत महान कवि भी हो सकता है। उसने पता नहीं कितना कुछ कह दिया हो, और कई लोग 2-4 बातें ही ऐसी कह देते हैं कि जिनको हम महान लोगों के मुकाबले में। आप ये देखिए, बहुत बड़े बड़े जो वो फिलासफर हुए हैं, उनको जब आप बोलते उनकी ख़ास बात क्या थी, तो वो 4 लाइनों में या 2 लाइनों में बता देंगे उन्होंने ये बात कही थी। वो इतनी सी बात है जो उनको अमर कर देती है। बाकी तो खाली कहने भर की बातें हैं कि उसने ये भी लिखा और वो भी लिखा और ये भी। अब गुलेरी जी ने एक कहानी लिखी, बाकी कहानियाँ उनकी कोई पढ़ता ही नहीं, जानता ही नहीं। खुराना साहब, बहुत अच्छा लगा आप इस साहित्य चर्चा का हिस्सा बने, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आशा करती हूँ आपको आज की साहित्य चर्चा बहुत पसंद आई होगी, और भूलिए नहीं आपको किन किन सुझावों पर अमल करना है। जैसा कि खुराना जी ने कहा कि आपको किसी होड़ में नहीं रहना, किसी दौड़ में नहीं रहना। यदि आप किसी होड़ से और किसी दौड़ से दूर रहेंगे तो सफलता स्वयं ही आपके कदम चूमते जाएगी, और आपकी बात जो आपके दिल से निकल रही है वो सामने वाले के दिल तक अवश्य पहुंचेगी। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली कड़ी में। नमस्कार।